तो हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस की एंड टाइप्स ऑफ ओएमओस की बात करेंगे। फिर आगे जो चीज़ें हैं सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे। सिक्योरिटीज़ के बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं लाइक ऑपरेशन ट्विस्ट या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में टू फेसेस देखने को मिलते हैं, टाइट एंड लूज मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है ना। उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यार ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे आरबीआई परचेस करती है एंड सेल करती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसको मार्केट में से खरीदती है और बेचती है यार। इसलिए तो हम क्या बोल रहे हैं ओपन मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ये बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं खरीदती, लोगों से खरीदती है, इसीलिए तो हमने क्या बोला इसको ओपन मार्केट। सो आरबीआई सेल और परचेस ऑफ गवर्नमेंट securities in the secondary market from to banks or financial institution is termed open market operations। एंड जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इट इज़ टू ऑब्जर्व और इंजेक्ट, एक तरह से जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए फिर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू एब्जॉर्ब्ड और इंजेक्ट ड्यूरेबल liquidity, OMO is employed and to control high inflation RBI reduce money supply, RBI reduces money supply by selling government securities। जब हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, मतलब लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे मनी सप्लाई को कम करने के लिए सप्लाई करने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बेच देता है तो लोग उसको खरीदते हैं, तो पैसा आरबीआई के पास वापस आ जाता है। एंड यहाँ पे मनी सप्लाई को जब बूस्ट करना होता है तो आरबीआई जो वापस से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको खरीद लेती है, तो पैसा लोगों के पास वापस चला जाता है। टू बूस्ट मनी सप्लाई आरबीआई बायस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे लोगों को मतलब यहाँ पे बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ना,
तो वही है भाई, ओपन मार्केट, डायरेक्टली मार्केट से यहाँ पे खरीद रही है, इसलिए तो क्या नाम दिया ओपन मार्केट, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीद रही है, बेच रही है उनको। सो सेल और परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट फ्रॉम टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड इसको क्यों इस्तेमाल किया, टू एब्जॉर्ब और इंजेक्ट ड्यूरेबल लिक्विडिटी, पैसा खींचने के लिए, फिर पैसा लगाने के लिए। तो ये ना बात की ओएमओस की ना, टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आउटराइट ओएमओस एंड एक होता है एलएएफ ओएमओस, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ओएमओस। outright OMOs and outright OMOs and LAF OMOs। जो outright OMOs हैं, ये यहाँ पे परमानेंट ट्रांजेक्शन जो किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करती है, जैसे बाय करती है और सेल करती है सिक्योरिटीज विदाउट एनी कमिटमेंट टू बाय और सेल देम लेटर, कोई कमिटमेंट नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटराइट ओएमओस। बट एलएएफ ओएमओस में यहाँ पे क्या होता है, रीपर्चेस के लिए या फिर रीसेल के लिए यहाँ पे रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है यार। परमानेंट transactions where the central bank buys or sells securities without any commitment to sell or buy them later। एंड जो एलएएफ ओएमओस होते हैं, इसमें जो ऑपरेशंस हैं इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक डेट्स एंड प्राइस फॉर रीसेल और repurchase of securities when the सेंट्रल बैंक, ठीक है, यहाँ पे रीसेल एंड रीपर्चेस के लिए एग्रीमेंट होता है यार, कोई स्पेसिफिक डेट होता है जिसमें से फिर से रीसेल करेगा और रीपर्चेस करेगा। बाइज और सेल्स, सो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स रीपर्चेस एग्रीमेंट, इट इन्वॉल्व्स अ repurchase agreement और रेपो। सो परमानेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं यार, ये आउटरेट है, कोई यहाँ पे फिर से खरीदने की बात नहीं होती, एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, कोई भी बाय या सेल करने के लिए बाद में कमिटमेंट नहीं होता सेंट्रल बैंक का। बट यहाँ पे जो एलएएफ है, जिसमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट में फिर से रिपर्चेस खरीद करेंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, रिपर्चेस या फिर रीसेल करेंगे उसकी बात की जाती है। सो यहाँ पे एलएएफ ओएमओस में एक रीपर्चेस एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है, तो ये एग्रीमेंट इन्वॉल्व हुआ तो एलएएफ ओएमओस बोलेंगे, और इन्वॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ पे आउटराइट ओएमओस बोलेंगे। सो दिस इज, हमने बात की अबाउट ओएमओस ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, जहाँ पे बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आरबीआई क्या करती है, एक तरह से
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको बेचती है और वहाँ से लेती है। ना ये सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं इसकी बात करें, हमने बहुत बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये होते क्या हैं भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसकी अगर हम बात करें, तो ये सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? दे आर सर्टिफिकेट या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो होल्डर है उसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ना एक डेजिग्नेटेड टाइम में पाएगा, रिसीव करेगा। सो व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी? एक तरह से जैसे नोट होता है ना, उसी प्रकार का सिक्योरिटी भी होता है। बट नोट बोलता है कि भाई मैं 100 रुपये का आप दे रहा हूँ नोट, तो आप 100 रुपये की वैल्यू कोई चीज़ मेरे को दो। तो उसी प्रकार का सिक्योरिटी भी एक ऐसा ही है, लीगल डॉक्यूमेंट ही है, जिसमें ये सर्टिफाई कहता है जो होल्डर है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा एक डेजिग्नेटेड टाइम में। सर्टिफाइड और डॉक्यूमेंट signifying that the holder is entitled to receive a specific amount of money at a designated time। सो जो सिक्योरिटीज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ है। तो इसकी हम बात करें, सो जो बोरोवर्स होते हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ बात करेंगे कितने समय के लिए यहाँ पे बोरो किया जा रहा है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो उसमें क्या क्या आता है, एंड कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के अंदर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें आती है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बोरोवर की बात करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में वो बोरो कर रहा है, शॉर्ट टर्म मतलब कितना भाई? लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आते हैं भाई? ट्रेजरी बिल्स, कैश रिजर्व, कैश मैनेजमेंट बिल्स, एंड कॉर्पोरेट में लेस देन 1 ईयर के लिए कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होते हैं यार? बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स, प्रॉमिसरी नोट्स। शॉर्ट टर्म के बाद जो लॉन्ग टर्म है, इसमें जो बिल्स होते हैं दे आर फॉर मोर देन 1 ईयर्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट जी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक्स की बात करते हैं, एंड सोवरिन बॉन्ड्स। ये भी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही हैं बट विच आर मोर देन 1 ईयर का यहाँ पे टर्म होता है ना। यूजुअली दे आर ना यूजुअली लोअर देन ओके। सोवरिन बॉन्ड यूजुअली लोअर होता है बट ज़्यादा साल के लिए नहीं होता है। मोर देन 1 ईयर तो लिखा, लेकिन ज़्यादा साल के लिए नहीं होता यार, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं एंड डिबेंचर्स हैं वो यहाँ पे फॉर मोर देन 1 ईयर होते हैं, बट ये कॉर्पोरेट होते हैं। नाउ इंटरेस्ट रेट की बात करें, सो कॉर्पोरेट बिकॉज रिस्क ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है यार। एंड जो गवर्नमेंट का है इसमें डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर।
ना, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कॉर्पोरेट में, और जो गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या होता है, रिस्क कम होता है, तो इंटरेस्ट रेट कम होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो हमने बात की अबाउट दी बोरोवर्स एंड जो गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ है उसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट की। जो ऑपरेशन ट्विस्ट है वो क्या है भाई? ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं दे हेसिटेट टू लेंड टू द प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे वो एनपीएस बन जाते हैं, बैड लोन्स में बन जाते हैं। सो ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या हुआ है ना, आरबीआई ने एक तरह से एड्रेस किया इसको बाय एनकरेजिंग कॉर्पोरेट बोरोइंग्स यार, ठीक है, जिसमें आरबीआई बाइज लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज एंड सेल शॉर्ट टर्म जी सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। एंड एक तरह से लॉन्ग टर्म जो जी सिक्योरिटीज है उसका डिमांड इंक्रीज हुआ, इसीलिए इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ, इसीलिए इन्वेस्टर्स जो थे वो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चालू किए, बिकॉज इट ऑफर हायर यील्ड्स यार। एंड इंटरेस्ट जो था वो लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज जो है ये हमारे पास यहाँ पे कम देखने को मिला। So banks and investors prefer G securities more than corporate bonds because they are less risky. तो यही ऑपरेशन ट्विस्ट है। बैंक hesitate to lend to private companies to bad loans or non-performing assets. RBI sought to address this by encouraging corporate borrowing एंड यहाँ पे जो बैंक्स हैं एंड जो इन्वेस्टर्स हैं दे प्रीफर्स जी सिक्योरिटीज मोर देन कॉर्पोरेट बॉन्ड बिकॉज दे आर लेस रिस्की। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बोरोइंग से जो आरबीआई यहाँ पे एक तरह से इस्तेमाल करता है, यहाँ पे क्या करता है आरबीआई यार, आरबीआई बाइज लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज एंड शेल short term G securities from market। एंड जो डिमांड है फॉर लॉन्ग टर्म वो बढ़ जाता है भाई। लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज का जो डिमांड है इट इंक्रीजेस, हैंस इंटरेस्ट रेट it decreases
एंड हैंस जो इन्वेस्टर्स हैं इट प्रीफर्स लॉन्ग टर्म corporate bonds as it offers more yield slash interest than the long term G securities in the market. सो ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट बोरोइंग्स देखने को मिलता है। आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज़ को बाय करता है तो उनका डिमांड बढ़ता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज़ में कम हो जाता है। सो कॉर्पोरेट्स यहाँ पे प्रीफर करते हैं, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो जी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यार। So bank and investors prefer G securities और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोर देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यही को हमने क्या देखा, यही का हमने कहा ऑपरेशन ट्विस्ट, है ना। शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स हैं उसको बेच देते हैं एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं। सो ये हमने देखा ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की। ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था भाई? इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 2004। ओके, इंट्रोड्यूस्ड इन 2004, अप्रैल 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये एक मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन है आरबीआई के द्वारा, जिसमें वो एक्सेस लिक्विडिटी को खींचने की कोशिश करता है। कैसे भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भेज देगा मार्केट में तो उसके पास पैसा आ जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सो इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी intervention by the RBI to withdraw excess liquidity or money supply by selling government securities in the economy। एंड यहाँ पे एक तरह से जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स कहलाते हैं। जिस सब बॉन्ड्स को ये भेजते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? दिस आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स which are known as मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। एंड जो एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई ये क्या आता है? वेयर गवर्नमेंट टेंड टू बॉन्ड, है ना, मतलब गवर्नमेंट जो है बॉन्ड देता है, सिक्योरिटीज देता है टू दी आरबीआई, फिर आरबीआई वापस से बैंकों को देती है। सो एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई where government lends bonds or securities to the RBI
एंड जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है उसका इस्तेमाल किया जाता है आइदर टू इंक्रीज और टू रिड्यूस लिक्विडिटी आर। बट यहाँ पे जो एमएसएस है, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैसा को कम करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ मनी सप्लाई को बेचती है, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए इस्तेमाल किया था। बट जो ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने देखा है ना, वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब वहाँ पे बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, बेचा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस की बात की अगर हमने, सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर यूज्ड either to increase or reduce liquidity, but the MSS market stabilization scheme is only to reduce liquidity. ओके, तो हमने बात की मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। यार मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हम कब आया था भाई, अप्रैल 2004 में आया था यहाँ पे। ये हमारे पास जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये वन वे है, यहाँ पे सेलिंग होती है सिर्फ मार्केट सिक्योरिटीज़ की। बाकी यहाँ पे जो मार्केट सिक्योरिटीज़ को, जो बॉन्ड्स को बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। बाकी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। सो इट इज़ एन एग्रीमेंट जहाँ पे बॉन्ड्स जो है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिलते हैं। आरबीआई को गवर्नमेंट बॉन्ड देती है ना। तो ओएमओज में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ओएमओज में इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे जो एमएसएस है उसको सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिक्विडिटी को। ठीक है, तो हमने बात की मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी क्वांटिटेटिव ईजिंग की। ना अगर यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करें तो क्वांटिटेटिव ईजिंग होता क्या है भाई, ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करती है, जिससे इकोनॉमी के अंदर ये क्या करती है, पॉलिसी को मतलब पैसा डालती है यार, ठीक है, स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी को। यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स ये यहाँ पे जो कि एक तरह से जीरो के करीब होते हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। जब मतलब जब स्टैंडर्ड मॉनेटरी पॉलिसी जब फेल हो जाते हैं तो आप क्वांटिटेटिव ईजिंग करती है यार, जहाँ पे टारगेट करती है जो इंटरेस्ट रेट या फिर नो लॉन्गर जो इफेक्टिव यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन से एक तरह से करती है, जिसमें सेंट्रल बैंक एक तरह से स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एसेट्स को परचेस करने की कोशिश करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करता है यार बाय परचेसिंग एसेट्स विच आर एक तरह से न्यूली क्रिएटेड बैंक रिजर्व्स, है ना। तो ये बैंकों को एक तरह से पैसे देने की कोशिश करता है। इट इज एंड unconventional monetary policy used by central banks to stimulate the economy when standard monetary policy has become ineffective। एंड ये हमको तब देखने को मिलता है व्हेन जो short term interest rate are at or
अप्रोचिंग जीरो, है ना। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम हो गए हैं, तो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया, फिर जीरो के करीब में है। सो जो नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं वो काम नहीं आते, बिकॉज क्यों भाई, लोग खरीदेंगे, है ना। ऑपरेशंस विच टारगेट इंटरेस्ट रेट ये इफेक्टिव नहीं होते यार, आर नो लॉन्गर इफेक्टिव। सो इंस्टेड ऑफ सेंट्रल बैंक, है ना, सो इंस्टेंट सेंट्रल बैंक कैन टारगेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स को परचेस करने की कोशिश करता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को छोड़ता है और एसेट्स को खरीदने की कोशिश करता है, जिससे पैसा क्या हो पाए, मार्केट में डाला जाए। सो इंस्टेड अ सेंट्रल बैंक कैन टारगेट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एसेट्स टू परचेस। इसको हमने क्या बोला, क्वांटिटेटिव ईजिंग। एंड यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव ईजिंग से क्या हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एसेट्स को खरीद रहा है भाई, जो न्यूली क्रिएटेड बैंक्स रिजर्व्स हैं उनके पास जो एसेट्स उसको यहाँ पे खरीद रहा है ये। क्वांटिटेटिव ईजिंग इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेसिंग assets with newly created bank reserves in order to provide banks with more liquidity। ओके, सो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है कि कम करना चाह रहा है, ठीक है। एक्सेस लिक्विडिटी को कम करके यहाँ पे मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है, ठीक है। मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है बॉन्ड्स को बेच के, एंड क्वांटिटी ईजिंग में मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। सी दिस आर वन वे यार, यहाँ पे मनी सप्लाई को एक तरह से बॉन्ड्स को दे के, ठीक है, लोगों को बॉन्ड्स को दे के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है। एंड यहाँ पे जो क्वान्टिटी ईजिंग है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, असेट्स को यहाँ पे खरीद के लोगों को क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि कब इस्तेमाल करते हैं, जब शॉर्ट इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं, तो बॉन्ड जब बेचेगी तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। सो ये तब इस्तेमाल करते हैं जब जो स्टैंडर्ड मॉनेटरी पॉलिसी है इट बिकम इनएफेक्टिव। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो जीरो के करीब होते हैं। सो यहाँ पे एसेट्स तो खरीद लेती है और पैसा दे देती है, बिकॉज अब बोले कि मैं बॉन्ड्स को खरीदूंगा तो लोग बोलेंगे इसको हम क्यों बेचेंगे भाई, तुम इंटरेस्ट रेट ही उतना नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो लोग बैंक क्या करती है, यहाँ पे एसेट्स को खरीदना चालू करती है। सो परचेसिंग एसेट्स जो कि न्यूली क्रिएटेड हों बैंक रिजर्व्स में, सो इन ऑर्डर टू विथ मोर लिक्विडिटी, पैसा सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है। वन वे में पैसा सप्लाई यहाँ बढ़ रहा है, क्वांटिटेटिव ईजिंग में मनी सप्लाई इट इंक्रीजेस एंड मार्केट स्लैश में मनी सप्लाई डिक्रीजेस। एंड जो ऑपरेशन वन मार्केट ऑपरेशन हैं इट इज़ फॉर बोथ मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए भी एंड मनी सप्लाई डिक्रीज करने के लिए भी, दोनों, ठीक है। ये दोनों बोथ वे है, बोथ वे, बट दिस आर वन वे यार, दिस आर वन वे, ठीक है। मनी सप्लाई क्या करना है यहाँ पे, कम करना है, मनी सप्लाई को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है। दिस आर वन वे, इस चीज़ को याद रखना, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू फेसेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी की। एक तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होता है यार। टू फेसेस ऑफ
मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक हमारे पास क्या होता है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको लूज मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें मनी सप्लाई क्या होगा भाई, मनी सप्लाई कम होगा कि बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ता है। एंड एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मनी सप्लाई कम होता है। जो लूज मनी पॉलिसी है ये कब देखने को मिलता है भाई, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, जब मनी लोगों के पास ज़्यादा तो हम लोग मनी खींचने की कोशिश करते हैं। एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास क्या होता है, मतलब लूज मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से एक तरह से रिसेशन देखने को मिलता है। क्यों इन्फ्लेशन देखने को मिलता है भाई, बिकॉज पीपल्स जो हैं, जब ये लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाता है, तो बोरोइंग जो होता है वो इजी हो जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। एंड कंज्यूमर जो है ज़्यादा बाई करते हैं, तो ज़्यादा डिमांड होगा तो चीज़ें का प्राइस बढ़ जाएगा, सो इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। एंड बिजनेस जो है वो एक्सपांड करते हैं, ज़्यादा पीपल्स जो हैं दे आर एम्प्लॉयड यार, सो मोर पीपल्स आर एम्प्लॉयड, एंड जो है पीपल खर्चा ज़्यादा करते हैं, पीपल स्पेंड मोर, सो लूज मनी पॉलिसी से एक तरह से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, मनी सप्लाई बढ़ता है। एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से एक तरह से रिसेशन देखने को मिलता है यार, क्योंकि बोरोइंग डिफ़िकल्ट हो जाता है, मनी सप्लाई कम होगा, बोरोइंग इज डिफ़िकल्ट, कंज्यूमर बाई लेस, एंड बिजनेसेस जो हैं दे पोस्टपोन एक्सपांसन, एक्सपांसन को छोड़ देते हैं, एक प्रकार से बाद में करेंगे बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बढ़ता है। फीचर्स ऑफ रिसेशन देखने को मिलता है, एंड प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मनी सप्लाई कम करने की कोशिश की जा रही है, तो एक तरह से रिसेशन लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सी हमने बात की अबाउट दी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड लूज मॉनेटरी पॉलिसी की। नेक्स्ट पुटिंग टूल्स टू यूज़ की बात करते हैं यार, कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे ड्यूरिंग सिचुएशंस। जो भी तक हमने टूल्स की बात की, डिफरेंट डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की, उनका यूज़ कैसे किया जाता है। सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, अभी हमने देखा। एंड जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी उसको इजी, चीप, डॉइज, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, सो इधर हमने जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी की बात की उसको हम यहाँ पे इजी, चीप, डॉइश,
एक्सपांशनरी पॉलिसी की जो बात है इसको कब यूज़ करते हैं यार? इट इज़ टू इंक्रीज करने के लिए। क्या? सीआरआर इंक्रीज करने के लिए, एसएलआर इंक्रीज करने के लिए, रेपो रेट मनी पॉलिसी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाता है, एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाता है, इसलिए मतलब डिक्रीज किया था, सॉरी। यहाँ पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है। मतलब चलो पैसा आएंगे लोगों के पास, है ना? ऐसा आएगा कि पैसा कम होगा भाई, पैसा कम होगा। सो मनी सप्लाई को कम करने की बात की जा रही है इजी चीप डॉइस या फिर एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। भाई एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात की जाएगी। तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो लोगों के पास, बैंकों के पास अपना एसएलआर जो है सीआरआर कम करना पड़ेगा। रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसे दे रही है उसको कम करना पड़ेगा, है ना? रिवर्स रेपो को यहाँ पे कम करना पड़ेगा तो लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे, है ना? एमएसएफ जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसको कम करना पड़ेगा, बैंक रेट को कम करना पड़ेगा तो लोगों को मतलब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा लोन्स भी देंगे। एंड यहाँ पे जो चीप या फिर लूज मॉनेटरी पॉलिसी या फिर एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये यहाँ पे बाय किया जाता है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय किया जाता है लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय किया जाता है। एंड इट कैन नॉट यूज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हमको पता है भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोल रहा हूँ, ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है वो कब मनी सप्लाई को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो तो वहाँ पे उनको बॉन्ड्स दे के, एमएसएस जो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड है उसको दे के यहाँ पे पैसा खींच लिया जाता है। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड है। एंड यहाँ पे जो बैंक्स हैं डॉइस स्टांस एक प्रकार से हम अब लोन देंगे ये बोलते हैं यार। नज बैंक्स टू एनफोर्स डॉविस स्टांस। एंड यहाँ पे जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। एंड जो लोन है उसका फ्लो बढ़ जाता है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। लोन फ्लोस टू सेक्टर्स दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये इजी चीप एंड डॉइस एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया जाता है यार मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। नाउ अगर हम बात करें जो टाइट, डियर, हॉकिश, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ यूज्ड, कब इस्तेमाल किया जाता है इसको? जब हमको मनी सप्लाई को कम करना है कि बढ़ाना है? मनी सप्लाई को कम करना है तब। जब मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है किसको? खुद के पास जो पैसा रखना पड़ेगा, जिसको लोन, जो लोन नहीं दे सकते, जिसको हम बोल रहे हैं सी आरबीआई के पास जो रखना पड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं? सीआरआर। खुद के पास एसएलआर ये बढ़ा देती है, रेपो बढ़ जाता है, रिवर्स रेपो बढ़ जाता है, एमएसएफ को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है ड्यूरिंग दी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। एंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, जहाँ पे बैंक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दिया जाता है और पैसा खींच लिया जाता है। सो इसको यूज़ किया जा सकता है।
एंड यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको बोला जाता है कि आप हॉकिश स्टांस रखें कि आप ज़्यादा लोन ना दें। नच बैंक टू एनफोर्स हॉकिश स्टांस एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट को यहाँ पे डिक्रीज कर दिया जाता है। एंड जो लोन का जो फ्लो है टू सेक्टर्स विथ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक तरह से डिमांड साइड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है यार, ये रिड्यूस हो जाता है। सो रिड्यूस लोन फ्लो टू सेक्टर्स विथ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू, उनका डिमांड बढ़ जाता है यार, क्योंकि पैसा उस सेक्टर में नहीं होगा। लाइक रियल इस्टेट की बात करें, डिमांड साइड इन्फ्लेशन, लाइक रियल इस्टेट जो ज़मीन वाला जो है, मकान वाला जो है। एंड यहाँ पे जो फ्लो है टू द सेक्टर्स दैट इंक्रीज सप्लाई लाइक एग्रीकल्चर, वो बढ़ जाता है। इंक्रीज लोन फ्लो टू सेक्टर्स दैट, तो हमको ये समझना है भाई कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी में लोन का फ्लो किधर बढ़ता है किधर कम होता है। एक चीज़ को यहाँ पे रखना कि देखो ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है डिक्रीज होता है, यहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है। हर चीज़ यहाँ पे देखो, मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में हर चीज़ इंक्रीज हो रहा है बट मार्जिनल रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो रहा है। और रिड्यूस हो रहा है फ्लो लोन्स का किधर, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर्स में लाइक रियल इस्टेट। सो इंक्रीज लोन फ्लो टू सेक्टर्स दैट इंक्रीज सप्लाई, that can increase supply like agriculture। तो आपको याद रखना है कि भाई देखो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में हर चीज़ें बढ़ेगी एक्सेप्ट मार्जिनल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्ट जो लोन है टू दी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर लाइक रियल इस्टेट। ये हमने बात की जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें बढ़ती हैं क्या चीज़ें कम होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है किसके किसके बीच में साइन किया गया था, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई इन 2015। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट signed between RBI and Government of India in 2015। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसके अंदर ये क्यों लाया गया था भाई, फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग यार। पहला जो है इट इज़ फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ओके। जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है मीन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ये इंडिया का प्राइमरी टारगेट है कि भाई हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, कितना, +4 ± 2%, मतलब 2 से लेके 6% के बीच में रखना है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन टारगेटिंग
is the primary objective of monetary policy in India। एंड जो आरबीआई है इज टास्क्ड विद मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट कितना से कितना, 2 से लेके 6%, दैट इज +2%। The RBI is tasked with maintaining inflation targets at 4% with a permissible deviation of plus or -2% in medium term। ओके, सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये जो है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन किया गया था 2015 में। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। यार ये बोलते कि 4% +- 2% में हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को रखना है, ऐसा आरबीआई को बोलती है ये फ्रेमवर्क। उसके बाद ये हमने बात की कि पहला काम था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दूसरा क्या है इन्फ्लेशन टारगेट डिटर्मिनेशन। इन्फ्लेशन टारगेट डिटर्मिनेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द आरबीआई डिटरमाइंस, मतलब जैसे यहाँ पे 4 ± 2% है वो किसने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ मिलके हर 5 साल में डिसाइड करता है। डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट वंस एवरी 5 years। एंड जो इन्फ्लेशन है द इन्फ्लेशन टारगेट is specified in terms of the हेडलाइन, जिसको हम अनएडजस्टेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ पे इसको टारगेट किया जाता है। ओके, इन्फ्लेशन टारगेट डिटर्मिनेशन की बात की, ये भी काम है भाई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का, जो कि कब करती है ये एवरी 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई के साथ मिलकर डिटरमाइन करता है। और इसी किसके बेसिस पे यहाँ पे ये स्पेसिफाई करता है, हेडलाइन सीपीआई के बेसिस पे, हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। एंड और क्या काम है भाई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का, ये अकाउंटेबिलिटी देखता है भाई। अगर आप टारगेट्स को मीट नहीं कर पाए तो ये क्या बोलता है, कुछ रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, रीज़न फॉर द फेलियर बताना पड़ता है। तो ये बोलता है अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा भाई, अकाउंटेबिलिटी फॉर फेलियर टू मीट टारगेट्स, जिसमें इफ द आरबीआई fails to achieve the specified inflation targets for 3
consecutive quarters, it is required to submit a report to the central गवर्नमेंट। एंड ये जो रिपोर्ट है मस्ट इंक्लूड कि क्यों वो हमारे पास रीजन कि क्यों वो अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, इंक्लूड दी रीजंस फॉर दी फेलियर प्रपोज्ड। एंड यहाँ पे रिमीडियल एक्शन क्या लेंगे वो उसके बारे में भी वहाँ पे बता होना मेंशन होना चाहिए। एंड एन एस्टिमेटेड टाइमलाइन कि कब तक वो कंप्लीट करेंगे टारगेट को। एन एस्टिमेटेड टाइमलाइन within which the inflation target is expected to achieve। सो ये भी एक काम था यार, अकाउंटेबिलिटी फॉर द फेलियर टू मीट टारगेट्स। इसमें क्या बताया गया है, ये भी हमारे पास काम है कि अगर आरबीआई फेल करता है अपने इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन को फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तो उसको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे रीज़न फॉर द फेलियर बताना ज़रूरी है, कब तक वो अपना रिमीडियल एक्शन लेंगे, है ना, ये बताना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की बात की जाती है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की बात करता है भाई। आरबीआई को यहाँ पे रिपोर्ट देना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, जो आरबीआई है ये ऑब्लिगेटेड टू पब्लिश अ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में देना पड़ेगा आरबीआई को यार। ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बोलती है ऑब्लिगेटेड टू पब्लिश अ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स। एंड ये जो रिपोर्ट है is expected to provide an explanation कि जो सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या है, आप जो इन्फ्लेशन का यहाँ पे अपकमिंग 6 to 18 मंथ्स में क्या करने वाले हो, आगे क्या होने वाला है इन्फ्लेशन का, वो सबको बताना ज़रूरी है, वो सब का एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है यहाँ पे ये रिपोर्ट के अंदर। सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड forecast of inflation for the upcoming period of 6 to 18 months। ओके, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है ये मॉनेटरी पॉलिसी हर 6 महीने में देना ज़रूरी है, ये बोलता है भाई आरबीआई को। एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन बताना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन आने वाले समय में कैसे होगा वो बताना ज़रूरी है यार इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की, जिसमें आरबीआई का काम क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेट डिटर्मिनेशन, अकाउंटेबिलिटी फॉर फेलियर टू मीट टारगेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट देना। तो हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की।
मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर इट इज़ फॉर्म्ड अंडर 457B of amended RBI एक्ट ऑफ 1934। फंक्शन क्या है भाई इसका? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया है इसका फंक्शन क्या है? इट इज फिक्सिंग द बेंचमार्क policy rate, that is repo rate required to contain inflation within the specified target level। फंक्शन के बाद कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं यार। यहाँ पे जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स में कौन कौन से हैं भाई? एक तो आरबीआई का गवर्नर एंड एक डेप्यूटी गवर्नर जो कि होगा इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एंड ये ऑफिशियल मतलब जो नॉमिनेटेड किए जाएंगे आरबीआई बोर्ड के द्वारा, ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड। एंड रिमेनिंग 3 ऑफिशियल्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। Remaining 3 officials representing गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो 3 मेंबर्स होंगे ये एक 4 ईयर टर्म का यहाँ पे सर्व करेंगे एंड कोई रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। ये सब पे क्वेश्चन आता है यार। 4 साल का इनका अपॉइंटमेंट का टर्म होगा, क्या ये रीअपॉइंट कह सकते हैं? नो। तो ये भी सब क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं यहाँ पे मैंने जो लिखा है सब चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन हैं यार। ठीक है, तो 6 मेंबर्स होंगे। कंपोजिशन की बात की यहाँ पे 6 मेंबर्स होंगे। आरबीआई गवर्नर होगा, डेप्यूटी गवर्नर होगा, एक ऑफिशियल जो कि आरबीआई बोर्ड नॉमिनेट करेगी। ठीक है, 457 बी के अंडर यहाँ पे बनाया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एंड ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट जो हमने देखा ना भाई, जो रेपो रेट है उसको ये डिसाइड करता है कि किस रेट पे आरबीआई जो है वो लोन देगी किसको, बैंकों को। एंड नाउ कंपोजिशन के बाद यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इट इज़ मैंडेटेड टू ऑर्गेनाइज मिनिमम 4 मीटिंग। यार हर साल कितने मीटिंग मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे? 4। मैंडेटेड टू ऑर्गेनाइज मिनिमम 4 मीटिंग्स एनुअली। एंड यहाँ पे जो कोरम है, यहाँ पे जो 6 मेंबर्स का 6 मेंबर्स होने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मिनिमम कितने होने चाहिए फॉर दी मेंबर्स की अटेंड, मतलब फॉर मीटिंग होने के लिए? तो 4 होना चाहिए। 1 ऑफ इट शुड बी दी गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर इन हिज एब्सेंस। 4 लोगों में से एक गवर्नर या फिर डिप्टी गवर्नर होना ही चाहिए।
एंड जो डिसीजन होगा इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट यार, डिसीजन बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट्स लिए जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। एंड इन केस ऑफ टाई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होगा। जनरली गवर्नर वोट नहीं करता है बट टाई होने पे ये वोट करेगा। एंड जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो बाइंडिंग होता है यार ऑन द आरबीआई। एंड जो टेन्योर होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो 4 साल का होता है। टेन्योर इज 4 years एंड नॉट एलिजिबल फॉर, जो मेंबर्स होंगे वो रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो मेंबर्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, 4 साल का टर्म होगा, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। एंड बाइंडिंग होगा इनका डिसीजन आरबीआई के ऊपर। गवर्नर के पास क्या होता है, कास्टिंग वोट होता है इन द केस ऑफ टाई, है ना। 4 मेंबर्स होंगे मिनिमम कोरम के अंदर एंड 4 मीटिंग हर साल होना चाहिए, तो 4 लकी नंबर है। 6 मेंबर्स होंगे, 4 लकी नंबर है, कोरम के लिए 4 मीटिंग्स होना ही चाहिए एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फंक्शन की, कंपोजिशन की, मैंडेट की, कितना मिनिमम होना चाहिए, 4 मिनिमम होना चाहिए, कोरम 4 कम से कम होना चाहिए, कास्टिंग वोट गवर्नर के पास है, आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग है डिसीजन एंड टेन्योर है 4 साल का, एंड जो मेंबर्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की, जो टूल्स इस्तेमाल करती है ना आरबीआई फॉर इजी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। क्या है लूज मॉनेटरी पॉलिसी से क्या प्रभाव पड़ता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने देखा। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है वो देखा। ऑपरेशन ट्विस्ट की बात की यार। सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ वो देखा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं ये सब हमने बात की। टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात की अभी।